Hey learners, welcome back to the channel Lazy Learners। और वही नाम लेजी है पर काम लेजी वाले नहीं होने वाले हैं। और आज हम हमारी जो प्रीवियस पार्ट है डस्ट ऑफ स्नो की, जिसमें पोएट के बारे में मैं बता चुकी हूँ, उसके आगे स्टार्ट करेंगे। हम आज पोयम को पढ़ेंगे और उसके समरी के बारे में जानेंगे। I hope this video is gonna helpful for you और most importantly 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये आपकी टेक्स्ट बुक के इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में यूनिट फर्स्ट में ही ये पोयम है और इम्पोर्टेंट ही होती है। वहाँ छोटी छोटी सी पोयम्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So, क्या होता है कि जो कवि है वो शायद उदासीन मूड में है, मतलब उनका मन उदास है और वे रास्ते से गुजर रहे थे और एक पेड़ के पास से गुजरते हैं, जो कि कौन सा पेड़ होता है? हेमलॉक ट्री होता है। तो वो उस हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहे होते हैं और उस हेमलॉक ट्री पर कौन बैठा हुआ रहता है? एक कौवा। कौन बैठा हुआ रहता है? तो एक कौवा बैठा हुआ होता है। आप देख ही सकते हैं इस पिक्चर में कौवा बैठा हुआ रहता है। तो वो क्या करता है? डाली पर बैठा हुआ है और विंटर का सीजन है और हमें पता है कि उस एरिया में, मतलब अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में बर्फबारी होती है, मतलब नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बर्फबारी होती ही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि विंटर का समय है और स्नोफॉल हो रखी है, तो स्नो जो है वो ब्रांचेस को भी कवर्ड किए हुए है। तो जो ये क्रो है वो क्या होता है कि शायद डाली पर बैठता है और उस डाली वो जो डाली है वो क्या होती है? शुक होती है, मतलब हिलती है थोड़ी सी। तो उस हिलने के कारण से जो स्नो के पार्टिकल्स है, मतलब डस्ट, मतलब पार्टिकल्स, स्नो के पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाते हैं कि कवि के ऊपर गिर जाते हैं। ठीक है। कौन सा पेड़ होता है? तो हेमलॉक ट्री होता है। तो जो पार्टिकल्स है वो कवि के ऊपर गिर जाते हैं थोड़े बहुत। अब उससे क्या होता है? हैज गिवन माई हार्ट। तो उनका जो मन है उसको क्या मिल जाता है? अ चेंज ऑफ मूड। उनका मूड जो है, जो पहले कैसा था, उदासी से भरा हुआ था, उसमें चेंज आ जाता है। उदासी से वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा खुश, राइट? तो उनका जो मन है वो उदासी से कैसा हो जाता है? खुश हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसका मतलब क्या हुआ कि शायद वो उनका जो मन दुखी था, अब दुख के कारण से या जो भी उनके मन में गिल्ट था, पछतावा था, ठीक है, रिमोर्स था, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया? हम भी तो करते ही है कि बहुत गुस्सा आ रहा है या कुछ हो गया हमारे साथ बुरा, तो हम क्या करते? कोसने लग जाते कि ये हो गया, वो हो गया, अब तो जिंदगी खराब हो गई, दिन खराब हो गया, और मूड मूड खराब कर लेते हैं पूरी तरीके से। तो वही उनके साथ हुआ, कवि के साथ भी, कि उनका मूड जो है वो खराब हो जाता है और उसी कारण से हम लोग भी क्या करते हैं कि काम नहीं करते हैं, बस पड़े रहते हैं या तो बिस्तर पे, ठीक है, और दिन बर्बाद करते हैं बेसिकली। तो कवि क्या कहते हैं कि इस कव्वे के कारण से जो उनके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स गिरे, उससे उनका मूड चेंज हो जाता है और मूड चेंज होने के कारण से वो जो दिन रूड जो है वो रून्ड का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, एब्रिविएशन है। तो र्यून होने से, उनका दिन जो है वो बर्बाद होने से कौन बचा देता है? तो वो कौवा उनका दिन बर्बाद होने से बचा देता है। ठीक है, आया इतना समझ में? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। द पोएट सेज दैट once he was in a sad depressive mood and was sitting under a hemlock tree। सिटिंग या वो क्रॉस कर रहे थे उसको, ठीक है।
A crow sitting on the same tree shook off the dust of snow. It embedded small particles of snow that remain on the surface after the snowfall. मतलब branches पे जो बची हुई snow थी वो किसके ऊपर गिरा देता है, तो on the pot. दिस सिंपल एक्शन, बहुत ही साधारण सा एक्शन था ये, ठीक है। पर ये इतनी सिंपल सी चीज, इतनी छोटी सी चीज क्या कर देती है कि जो पोएट है उनका मूड एकदम से क्या कर देती है, चेंज कर देती है। ही रियलाइज्ड दैट ही हैड जस्ट वेस्टेड, उन्होंने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया पार्ट ऑफ हिज डे रिपेंटिंग एंड बीइंग लॉस्ट इन सॉरो। मतलब वो क्या कर रहे थे, दुखी थे, ठीक है, और क्या कर रहे थे, रिपेंट कर रहे थे, मतलब पछतावा कर रहे थे कि पूरा दिन उन्होंने क्या किया, बर्बाद किया, मतलब पड़े पड़े। बट द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्टिविटी। अब जो हुआ सो हुआ, है ना। आधा दिन उन्होंने शायद बर्बाद कर दिया होगा पछतावे में और दुखी होकर, ठीक है। पर जैसे ही इस कौवे ने उनके ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिराए, उनका मूड हो जाता है चेंज और वो हो जाते हैं खुश और वो सोचते हैं कि अब वो उस दिन का क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे कुछ अच्छे काम के लिए, ठीक है। हिज सॉरो वाज वॉश्ड अवे, उनका जो दुख होता है, उनका जो गम होता है, वो गायब हो जाता है, वॉश अवे हो जाता है बाय द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट। उस छोटे से बर्फ की बौछार से उनका जो खराब मूड था वो वॉश अवे हो जाता है। हिज स्पिरिट वॉज रिवाइव्ड, उनकी जो स्पिरिट है, उनका जो जज्बा है वो क्या हो जाता है, फिर से जागृत हो जाता है, जीवित हो जाता है। एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, और वो उठ खड़े होते हैं, अपना दिन जो है वो फिर से, मतलब जितना भी उनके पास दिन बचा, दिन मतलब आज का दिन जैसे है, तो आज का दिन अब आधा आपने बर्बाद कर दिया, आपके पास 12 बजे के बाद का समय है, तो आप क्या करोगे, उसको, उस आधे टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे ना। तो वैसे ही पोएट के साथ भी वही होता है। नेक्स्ट है जस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मतलब इसकी थीम हम देख लेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई छोटी सी पोएम है ये। दिस पोएम टेल्स दैट इवन अ सिंपल मोमेंट हैज अ लार्ज सिग्निफिकेंस। मतलब छोटी सी चीज भी क्या करती है, बहुत बड़ा उसके पीछे साइन होता है, सिग्निफिकेंस होता है, मतलब होता है, मकसद होता है। द पोएट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री। इसमें अच्छा, जो क्रो इसमें मेंशन किया गया है और जो हेमलॉक ट्री मेंशन किए गए हैं इसमें, क्रो बेसिकली जो होता है बैड ओमेन लाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो हिंदू कल्चर में तो मतलब कहा ही जाता है कि जो कौवा है वो अपशगुन लाता है। मतलब वैसे तो पितृपक्ष में हम उनको खाना वाना भी देते हैं और उनका आना ऐसा माना जाता है कि कोई मेहमान आने वाला है, पर उनको अपशगुनी भी माना जाता है, पता नहीं क्यों। और हेमलॉक ट्री जो है वो भी क्या करता है, एक पॉइजनस ट्री है, तो वो भी बैड बैड ओमेन को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, क्रो सिग्निफाइज हिज डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड। मतलब क्रो क्या डिनोट कर रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है, उनका डिप्रेसिव, उनका उदासी से भरा और दुख से भरा भरा मूड। एंड हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, जो हेमलॉक ट्री होता है वो जहरीला पौधा होता है। मतलब दोनों ही क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, दोनों ही जो कवि है उनके मूड को सिग्निफाई कर रहे हैं कि वो किस तरीके से बैड मूड में है। Both this signify that the poet was not in a good mood, so he describes the dark, depressive, and bitter side of nature to present his similar mood। आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने नेचर का इस्तेमाल करके अपना क्या किया है, अपना मूड, अपना उनका जो वो जैसा महसूस कर रहे थे उसको शो करने की कोशिश की है उन्होंने। डस्ट ऑफ स्नो हैज इट्स मेन थीम्स, इसकी जो मेन थीम्स है, कम्युनिकेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, इंसानों और प्रकृति के बीच का कम्युनिकेशन,
नेचर हीलिंग एंड हेल्पिंग विथ नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस, कि किस तरीके से प्रकृति ने उनकी जो नकारात्मक भावनाएं थी उसको हील करने में और उनके मूड को चेंज करने में मदद की है। द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल नेचुरल इवेंट्स, मतलब छोटी छोटी सी प्राकृतिक जो हम देखते हैं हमारे आसपास, जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि बारिश के मौसम में वे खुश नहीं होते हैं, या बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि बारिश का मौसम उनके लिए बहुत अच्छा होता है, वे खुश हो जाते हैं जैसे मोर की तरह। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डिप्रेशन में चले जाते हैं बादलों को देख के। तो छोटे छोटे से नेचर का जो इवेंट्स रहते हैं, मतलब प्रकृति के जो प्रकृति भी अपना मूड चेंज करती है और इंसान भी उस तरीके से अपना मूड चेंज कर लेता है। द पोयम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। बहुत सारे लोगों का जो होता है बादल देख के खुश हो जाते हैं, कुछ लोग सूरज देख के खुश हो जाते हैं जैसे कि मैं, कुछ लोग नदी देख के खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने प्रकृति और इंसान को अलग-अलग रख के भी वो किस तरीके से एक दूसरे, मतलब नेचर तो खैर इंसानों के मूड पर नहीं चलती है, पर मनुष्य जो है वो कभी-कभी प्रकृति को देखकर अपना मूड बदल सकता है। तो दोनों को ही उन्होंने इंडिपेंडेंट भी रखा है और किस तरीके से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आई होप ये पोम आपको समझ आई होगी और किसी ना किसी तरीके से हेल्पफुल रही होगी। अब हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।